You have also killed enemy? 2 आतंकवादी पकड़े हमने। मैं उन इंडिविजुअल्स में हूं जिसने शायद सबसे ज्यादा मारे होंगे। हम जिहादी इस्लामी बन करके घूमते थे। मेरा नाम था अबू बकर। मैंने उसके कान ऐसे दांत से पकड़े और चबाने शुरू करे। So you were kidnapped. ये इसके बारे में कुछ बताइए। मिजोरम से एक रोड बननी थी पूरे बर्मा से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में जानी थी। म्यांमार आर्मी और अरक्कन आर्मी की सीरियस लड़ाई चल रही है, तो कभी वो रोड ही नहीं बन पाई। तो हम गए उसमें, और उसके बाद में जब हम गए तो हमारे को किडनैप कर लिया अरक्कन आर्मी ने, और 2 दिन अपने कैंप में ले गए पैदल। वहाँ पे वो सुअर कट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सुअरों का। एक गाड़ी ब्लास्ट होती है, पूरी उड़ती है ऊपर, और उसके बाद में धप आकर के गिरती है। गाड़ी के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर मेजर अजय कोठियाल था। Our very first guest has been into different prestigious roles throughout his life. He was a young blood when he joined Indian Defence Services. He fought Kargil War. He was on anti-terrorism missions, not only in India, but outside India as well. He has been awarded one of the highest bravery awards, Kirti Chakra and Shaurya Chakra and Vishesh Seva Medal for his meritorious services. वो एक इनिशिएटर हैं, एक लीडर हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एनिमल लवर हैं, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत प्रयासरत कार्य करते रहे हैं। इसके साथ साथ यंग जनरेशन को, स्पेशली यूथ को बहुत एनकरेज करते हैं सो दैट वो अपने करियर को एक्सेल करें। तो मुझे बहुत मजा आया उनके एक्सपीरियंसेस एंड कॉम्बैट स्टोरीज सुन के। इफ यू ऑल्सो वांट टू नो हिज इनसाइड सीक्रेट्स, यू शुड ऑल्सो वॉच दिस पॉडकास्ट। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बहुत अच्छा लग रहा है अंकिता। ये आप जो कैप पहनते हैं, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट इट? ये ना 2012 की बात है। तो मैं गया था माउंट एवरेस्ट। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो एरिया है माउंट एवरेस्ट का, उसको बोलते हैं सोलो खुम्बू रीजन। तो कोई 100 साल पहले, 70 साल पहले एक कोई शेरपा था सोलो खुम्बू रीजन का। सॉरी टू इंटरप्ट, चाइना से आप गए हैं या फिर नेपाल साइड नेपाल से? से? नेपाल साइड Okay. से, नेपाल साइड से। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है, जैसे उनको बोलते हैं शेरपा। तो एक शेरपा लड़का था, उसने कोई फॉरेनर्स आए थे, उनको लेकर के एवरेस्ट की क्लाइंब में बहुत ज्यादा मदद करी। वो शेरपे गाइड्स भी होते हैं वहाँ पे। राइट। तो एज अ ऑब्लिगेशन वो जो टीम एवरेस्ट चढ़ी थी, वो शेरपा को अपने साथ अमेरिका ले गए। वहाँ पे ही वॉज गिवन गुड एजुकेशन। उसके बैकग्राउंड को देख करके समझा गया कि इसको फैशन डिजाइनिंग और ये कोर्सेज कराते हैं। तो दैट शेरपा, आफ्टर गेटिंग ऑल एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, वो वापस आया, और उसने फिर वहाँ पे सोलो खुम्बू रीजन में, काठमांडू नेपाल में, वहाँ पे उसने जो फैब्रिक होता है वहाँ का, वहाँ की जो घास होती है, वहाँ के जो भेड़ बकरियों के जो वो बनते हैं, उनसे ये जो धागे बनते हैं, उससे उसने फिर गारमेंट्स बनाने शुरू करे। तो उसका नाम पड़ा शेरपा। ओह, आई सी। और वो शेरपा जो है, फिर उन्होंने हैट बनानी शुरू करी, तो इसको बोलते हैं शेरपा हैट। इंटरेस्टिंग। अब इसमें फिर मैंने खाली ये कर दिया कि ये जो 2 आगे काले हैं, ये मैं क्योंकि इंडियन आर्मी से हूँ, गढ़वाल राइफल से, तो मैं ऑथराइज हूँ ये लगाने के लिए। तो मैंने गढ़वाल राइफल के ये 2 हॉर्न लगा दिए, हॉर्न बटन। फिर उसके बाद में ये 2 साइड में जो हैं, एक ऐसे करके आईसैक्स है। राइट। ये आईसैक्स है क्योंकि मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का प्रिंसिपल रहा हूँ, और माउंटेनियरिंग मेरा एक बहुत सारे फील्ड्स में से एक फील्ड रहा है, तो इसलिए ये लगाता हूँ। तीसरा ये जो है, ये गढ़वाल राइफल का इंसिग्निया है, इसको बोलते हैं माल्टीज क्रॉस, तो ये मैं लगाता हूँ साथ में। अब वो बहुत ऐसे भी होते हैं, अब अंधेरे में भी बोलते हैं वो कोठियाल अंकल, तो फिर हमेशा पहन के रखता हूँ इसको। हाउ इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग। आई थिंक एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू आर कैरिंग दैट चार्म विद योर हैट एंड विद सो मच ऑफ प्राउड। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ इंटरेस्ट, कुछ शौक हैं आपके? लेजर टाइम में क्या करते हैं आप, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड अपार्ट फ्रॉम गाइडिंग, मेंटरशिप? व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ? पॉलिटिक्स तो हमारा कोई पार्टी नहीं है एक्चुअली। एक 20 साल की उम्र में हमने देहरादून से पढ़ाई करी और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। इंडियन आर्मी इटसेल्फ इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, जिसमें जो आपको इच्छा है ना, आप सब चीज़ें कर सकते हो। आपको लाइसेंस है किसी को जान लेने का, किसी की, आपको अधिकार है उस बॉर्डर के एरिया में जाने का जहाँ पे कि लोग
कहते हैं ना कि फौज में तो जाना चाहते हैं लेकिन अपने बच्चे को थोड़ा सा चिंतित रहते हैं। आप उस एरिया में वेंचर करते हो जम्मू कश्मीर के, जिसमें कि रोज खबर आती है कि आज फलानी जगह शोपियां पुलवामा में बम फट गया, आज कुपवाड़ा में एम्बुश हो गया। तो घर वाले जो इतनी दूर बैठे हैं वो सोचते हैं अरे आज तो मेरा बेटा अजय कोठियाली होगा, उसके अंदर वो फीलिंग। वहां पे आप ये दिल मांगे मोर वाला जो है वैसे वाली फील के साथ रहते हो। आपको विदेश में जाने के जो मौके मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं, कोई भी जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से आज अगर हिजबुल्लाह और हमास की लड़ाई चल रही है इसराइल के साथ में, तो जिस जगह पे वो लड़ाई चल रही है, दैट गाजा स्ट्रिप, जिसे बोलेंगे गोलान हाइट्स, उसमें तो मेजर अजय कोठियाल को ही मौका मिला था बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। कोई अगर जाएगा भी कैमरा वाला भी तो उसको भी इसराइल आईडीएफ जो है ना रोक देगी। लेकिन ये आपको मतलब ये आपकी लाइफ में फिर फौज में ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। और जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर वो एक लेजर की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। ये तो एक यूनिक डेफिनेशन है जो खुद वहाँ पे रह कर के ही आप एहसास कर सकते हो। और दूसरे को कई बार समझाने की कोशिश करो तो आप भी कन्विंस होते हो कि उसको ना समझ में ही नहीं आएगा। और फिर उसी के साथ जब मैं आर्मी में था तो उसके बाद में फिर पहली बार मेरी पोस्टिंग आई थी 2013 में उत्तरकाशी में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एज प्रिंसिपल। तो उससे पहले हमारा फील्ड ही खाली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, कोवर्ट सर्जिकल ऑपरेशंस, फिर टेररिस्ट बन करके टेररिस्ट के बीच में जाकर के कैसे इनपुट्स लेना और फिर उनको एलिमिनेट करना, और माउंटेनियरिंग। ये मेरे पूरी अपनी जो 27.5 ईयर्स की जो सर्विस है उसमें रहा है। 70% सर्विस जे.एंड.के की है। कोई बोलता है कि आप जे.एंड.के में ही क्या करते रहे, हम बोलते हैं ये तो हमारी किस्मत है कि जो किसी को समझ में भी नहीं आ सकता है। और फिर हम चर्चा में आते गए, चर्चा में आ गए तो फिर कहीं दिखना शुरू हो गया कि जैसे आपने बोला नेताजी कि क्या है फ्यूचर तुम्हारा। तो पॉलिटिक्स तो हमारे को ना मतलब ना समझ में आती है, जो आज की पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है। मतलब मेरे को नहीं लगता मेरे बस की है वो समझनी। फौज में इनफैक्ट कहते हैं कि 2 टॉपिक्स पे आप कभी डिस्कस नहीं कर सकते हो। अगर उस पर डिस्कस करोगे तो जैसे आर्मी ऑर्डर है जिसके बेसिस पे फौज गवर्न होती है, आर्मी ऑर्डर में ये दे रखा है अगर आपने इन 2 टॉपिक पे डिस्कस करा तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। और वो क्या है 2 टॉपिक? वन इज अबाउट विमेन एंड द अदर वन इज अबाउट पॉलिटिक्स। व्हाट अबाउट एनिमी? एनिमी तो आपका लाइफ लाइन है ना, दैट इज योर लाइफ लाइन। वो तो आपकी ट्रेनिंग ही सारी की सारी उसके लिए है कि अपने मतलब मेरी धरती माता के अंदर जो एनिमी दिखेगा उसको मारने के लिए राष्ट्रपति ने मेरे को वर्बल ऑर्डर्स दे रखे हैं। उसके लिए मेरे को कोई सजा नहीं होगी, कोई फांसी नहीं होगी। I तो would like अधिकार है। to, sorry to interrupt you. I would like to take you back to IMA days or to your military training days. What was the day look like in a, एक जो सोल्जर है उसका दिन कैसा होता है, क्या होता है सुबह से शाम तक, कैसा होता है एक एवरेज डे? पहले कैसा होता था, मतलब इज देयर अ डिफरेंस अब? नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। ओके। पैटर्न थोड़े चेंज हो जाते हैं बट डिफरेंस नहीं हो सकता बिकॉज ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट और मिलिट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमेशा वैसी रहेगी। बट बैकग्राउंड मतलब फादर अगेन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन आर्मी अर्लियर देन बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स, तो हमारे को बैकग्राउंड वही मिला है। आपको इस तरीके से मोल्ड करा जाता है हर एक्टिविटी में, बीट फिजिकल, बीट मेंटल, बी इट एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर डेली एक्टिविटी। खाना खाना, सोना, उठना, क्या कार्रवाई करनी है, किसी का सहायक बनना है, चाय लेके आनी है सुबह, ईट्स लेके आनी है। ईट्स में भी आपने मतलब यकीन करना है कि सबको मिले क्योंकि वो भांची मारने वाले बहुत सारे होते हैं। तो वो एक बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसा होता है उसके बाद कि फिर आपको ना आप किसी इन्वायरमेंट में जाते हो बाद में तो आपको लगता है कि हाँ मैंने तो ये कर रखा है पहले। लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड मसूरी नाइट। व्हाट इज मसूरी नाइट? अब वहाँ पे आईएमए में आप हो कैडेट, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपके जो सीनियर टर्म्स वाले हैं वो आपका जैसे रैगिंग बोलते हैं, बट ये बड़ी ट्रेन मिलिट्री रैगिंग जो है ना ये आइडियल है और ये होनी भी चाहिए उस तरीके से, क्योंकि वो जो सीनियर है वो ही आपका सबसे बड़ा वेल विशर भी है। So nowadays people don't call it ragging, they call it introduction or getting acquainted with नहीं each नहीं, other. वो आपके वहाँ पे होता है। हाँ, फौज में रैगिंग ही होती है।
अच्छा। हाँ, वो इंट्रोडक्शन वगैरह स्कूल कॉलेज में होता या है। यहाँ पे कॉलेजेस अब में, आप जा करेक्ट। रहे हो चीन और पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी करने के लिए, वो मेक आपने सेंस, या। मतलब वो आपने पहले कर लिया है, जब स्कूल कॉलेज में थे तब इंट्रोडक्शन था हाँ। वैसे वाला। लेकिन फिर इसमें सडनली आपको रात को टोटली सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे ओके छत पे चढ़ जा। सबको, या फिर देयर इज डिफरेंट रैगिंग? ग्रुप, हर चीज अच्छा, ग्रुप में फौज होता में है। एवरीथिंग इज डन एज पार्ट ऑफ ग्रुप। हम्म। इंडिविजुअल को करेंगे तो आप उससे गुस्सा निकाल रहे हो, पनिशमेंट है। टीम को कर रहे हो तो आप उसे ट्रेन कर रहे हो, मतलब दैट इज दी अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर ऑफ थिंग। तो उसमें मतलब आप तराश रहे हो। अब उसके बाद में फिर एक आएगा बाल्टी, बिल्कुल ठंडा पानी, फिर बोलेंगे ओके सामने देखो क्या दिख रहा है, सर मसूरी दिख रहा है। तो उसके बाद ठीक है उठाओ पानी और अपने सर पे डालते रहो। तो उस माइनस टेम्परेचर, और ये होता है 31st को, 1 दिसंबर, विंटर्स में, 1 जनवरी, पीक हाँ विंटर्स पीक में। पीक, जब अगर वहां बर्फ पड़ गई, दिल्ली वाले भाग रहे हैं देहरादून दिल्ली से मसूरी में बर्फ देखने, और आईएमए के कैडेट जो है वो छत के ऊपर छत चढ़ पे रहे जा हैं रहे हैं। मसूरी नाइट के लिए। दैट्स तो वो नाइस। मतलब उस टाइप की चीजें जो है। आखिरी में क्या होता है, आप और मैंने एक साथ ट्रेनिंग करी है, हम अब कमीशन हो गए, आपकी पोस्टिंग आ गई, नाउ यू आर इन JNK कुपवाड़ा, आई एम इन लद्दाख। मेरी बहन है, आपकी भी बहन है, तो मेरी बहन की शादी है, शायद फौज की रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मैं अपने आप ही बोलूंगा यार मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आज ना वो ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी बहन की शादी होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। दैट इज द बॉन्डिंग विच इज क्रिएटेड अमंग्स द peers, with that ragda, with that team spirit. ब्यूटीफुल। Yeah, it is या, it is वेरी it is a ब्यूटीफुल। great learning, it is a great thing to understand कि कैसे ना फौजी डायनामिक्स कैसे तैयार करे जाते हैं उसके अंदर, ताकि जब वो स्टेज आता है, हम्म, सामने से गोली चल रही है, तो एक रेशियो है अटैक में कि प्लेन्स में जब अटैक में जाते हैं तो दिस रेशियो इज कॉल्ड 1:3। पाकिस्तान की एक पोस्ट है, उसमें अगर एक सेक्शन है, मतलब 10 लोग हैं, तो अटैक में इंडिया के 3 सेक्शन जाएंगे, 30 लोग जाएंगे। और इसलिए जाएंगे कि वहां पे सेक्शन बर्बाद करना है पाकिस्तान का, ऑक्यूपाई करने के लिए तो 10 लोगों की ही जरूरत है और स्पेस है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको 30 इसलिए चाहिए क्योंकि 3 में से 2 मरेंगे, ये आपको पता है। माउंटेन्स में 1:8 का रेशियो होता है, मतलब ये इस टाइप से है। कारगिल वॉर में तो बहुत बड़ा रेशियो था, बिकॉज एक्लेमेटाइज नहीं थे। और अब उस टाइम पे क्या है, अब वही वाली चीज आप और मैं अपनी बहन की शादी में नहीं गया, आपकी बहन की शादी में मैं लड़के गया, अब उस अटैक में जा रहे हैं, आपको गोली लगेगी तो मैं रुक नहीं सकता हूं। नाउ इट इज द क्वेश्चन ऑफ दैट सुप्रीम पॉइंट ऑफ दैट ट्रेनिंग का जो होता है, उस टाइम पे मेरे को दुख नहीं हो सकता कि मेरा साथी है, इसे चोट लग रही है, मेरे को आगे बढ़ना है, साथी चिल्ला रहा है, बिकॉज अब 100 मीटर बचे हैं, और वो 100 मीटर अगर मैं इसमें अटक गया तो फिर तो देश बर्बाद हो गया, दुश्मन कामयाब हो गया। तो वो ट्रेनिंग के ना धीरे धीरे जो बढ़ती हैं चीजें, वो इस दिशा में लेकर के जाती हैं कि आपने, जब वो समय आएगा पूरी जिंदगी में कभी एक बार आएगा, तो उस टाइम पे आप ना नहीं कह सकते। ये क्या उस टाइम पे साइकोलॉजी किस तरह की होती है? कोई, जैसा आपने बोला, इमोशन शिफ्ट हम करते हैं, बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ वॉरियर, वॉर बेस पे क्या थॉट प्रोसेस होता है? हाउ डू यू प्रोसेस कि लाइक जब सामने से गोली आ रही है, आपने बोला इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम टू टैकल योर माइंड एट दैट टाइम। उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस होता है? फैमिली घर पे है, मेरा, आपने बोला कि बॉन्ड इतना अच्छा होता है सामने दोस्त से मेरे या कलीग से, कि हम एक दूसरे की बहन की शादी में ऐसे ही जाते हैं कि मेरी बहन की शादी है, यू नो। अगर बॉन्ड इतना अच्छा है, आपको दिख रहा है, सो हाउ डू यू कॉम्बैट दैट इमोशनल फीलिंग एंड योर इमोशंस एट दैट टाइम? ये और हर ये डेथ फेयर होता है, ये कैसे कॉम्बैट करता है साइकोलॉजी? देखो, डेथ फियर तो होना ही पड़ेगा, मतलब हम्म। आप ह्यूमन बीइंग हो तो डेथ फियर तो होगा ही हर किसी में। हम्म। लेकिन उस डेथ फियर को ओवरकम करने के ये सारे तरीके हैं जो फौज में डेली रूटीन में होते हैं। हम्म। उसमें वो भी शामिल है, मंदिर परेड। व्हाट इज मंदिर मंदिर परेड? मंदिर मंदिर में हर, जैसे संडे को या हर ट्यूसडे को आप सब इकट्ठे होते हो, वो भी एक परेड है। ओके। दैट परेड इज से फॉर 40 मिनट्स। तो उसमें जिसकी ड्यूटी होगी वो सुबह सुबह नहा करके हलवा बन रहा है, एक पूरा लाइन लेआउट हो रहा है, उसमें एक डिसिप्लिन होगा। मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होंगे, फौज में तो उसको सर्वधर्म स्थल बोलते हैं, सब आ सकते हैं उसमें, सब धर्म के।
हम गढ़वाल राइफल में उसको, उसमें जो मेन है, वैसे तो गढ़वाल राइफल में बद्री विशाल लाल की जय हमारा वॉर क्राई है, केदार बाबा की जय, लेकिन अंदर सामने जो है वो देवी होती है। और वो देवी तो सबसे डायनामिक है, वो तो एक परसोना है, अगर उसकी कहानी किसी को पता हो तो वो वाली चीज में, जिसे मैं कहूँगा भक्ति, जो ये होता है ना, भक्ति रस, फौज में उसी चीज को वीर गाथा रस में कन्वर्ट करा जाता है। उसमें जब वो बसता है ना, जब आखिरी के, तो वो बसते हैं जब देवी जो है महिषासुर का वध कर रही है। और अगर देवी महिषासुर का वध कर रही है तो फिर वो श्लोक तो बहुत जो तगड़े रौद्र होंगे, रूप में। वो तो श्लोक ही बहुत तगड़े होंगे, आपके रोंगटे खड़े होते हैं। तो जब ये चीजें होती हैं तो फिर ये आपके डर को ओवरकम करती हैं, आपके अंदर एक रूटीन में लेके आ जाती हैं कि ठीक है, लगी गोली, तो क्योंकि ये तो जिंदगी में कभी किसी को मौका मिलता है अटैक उसमें, लेकिन अगर गोली लगी तो आप डेफिनेटली रिएक्ट ऐसे करोगे कि अल्टीमेट जो पर्पज है उसको आप नहीं भूल सकते। यही फर्क है इनफैक्ट आज मैनेजमेंट में और इंडियन आर्मी में। हमारे इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट के स्कूल बन गए, आईआईएम, कहते हैं क्रीम वहां जा रही है। क्रीम का उदाहरण है आर्मीज अक्रॉस दी वर्ल्ड, वहां पे उनके पास था मैनेजमेंट, उन्होंने मैनेजमेंट सीखा अपने सर्वाइवल के लिए, बेस्ट रिसोर्सेज को इकट्ठा करके और आउटपुट ओरिएंटेड बनाने के लिए। उन्होंने, चाहे वो शेल्फ मैनेजमेंट हो, चाहे कपड़े रखने का हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, खाने का बनाने का मैनेजमेंट हो, डेली रूटीन का मैनेजमेंट हो, छुट्टी भेजने का मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, सब इंडियन आर्मी का था। कॉर्पोरेट्स ने धीरे धीरे सीखा इंडियन आर्मी से, उन्होंने उसमें इंप्रूवमेंट करे, और वो ना आज इंडियन आर्मी से अच्छे हो गए। इंडियन आर्मी की गाड़ी, जो मैनेजमेंट की अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक जिप्सी 1 लीटर में 600 मीटर चलती है, उसी कॉर्पोरेट की वो जिप्सी 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है। तो ये फर्क है इंडियन आर्मी और जो बाकियों ने सीखा इंडियन आर्मी से, कॉर्पोरेट्स ने, सारे जितने जितने टाटा बिरला अंबानी सब, और ये स्कूल जो हैं। लेकिन एक चीज ना उन्होंने सीखी और ना वो सीख सकते हैं, वो है टू मैनेज अ मैन टू मोटिवेट टू डाई फॉर हिज कंट्री एट दैट मोमेंट, जबकि वो, उसको भी नहीं पता है कब वो मोमेंट आ सकता है। वो वाला जब मोमेंट आता है, उस टाइम पे बॉडी रिएक्शन, उस टाइम पे आपकी एक्टिविटी, वो सारी की सारी ऐसी होती है, जिसे बोलते हैं कि इंडियन आर्मी तभी पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ों पे सबसे खतरनाक दुश्मन, चीन, पाकिस्तान, अभी तो ये लंगड़ा दुश्मन एक और आ रखा है आतंकवाद, इन सब के साथ फिर भी लगी हुई है, और कहीं बोलती नहीं है किसी को। पनिशमेंट्स भी होती हैं पनिशमेंट जरूरी है। आपकी? पनिशमेंट, आपकी कैसे पनिशमेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद हो आपको, या हार्डेस्ट पनिशमेंट क्या होती है? देखो पनिशमेंट क्या है कि डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, एक तो वो होता है, दूसरा होता है पनिश करना। पनिश करना, मैंने उसे हर्ट कर दिया, बट दैट इज नॉट अ पनिशमेंट। तो फौज में तो पनिशमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, और वो बिल्कुल तरतीब से, आप जब पनिशमेंट लेते हो या जब पनिशमेंट देते हो अपने जूनियर्स को, तो आप सबसे बढ़िया लॉयर होते हो, आप सबसे बढ़िया जज होते हो। आप सारी बातें सुन करके, उसे बोलते हैं ऑर्डरली रूम प्रोसीजर, वो सबसे हाईएस्ट प्योरिटी वाला वो होता है, जिसमें ब्यूगल बजता है, राइफलमैन सो एंड सो, इसने ये चीज करी है, तो उसका जो एक्ट है, जिसमें जो उसने गलती करी है, उस एक्ट को पूरा चेक करा जाता है। फिर उसके बाद में उसे बुलाया जाता है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, साथ में प्रॉपर डिसिप्लिन, मतलब बैठ के बात नहीं हो रही है, सब सावधान विश्राम। जो पनिशमेंट दे रहा है वो खुद सबसे ज्यादा सावधान में बैठा हुआ है, और फिर बात हो रही है, और फिर उसके बाद सरकमस्टांसेस को देख करके फिर उसे पनिश करा जा रहा है। अब पनिश जब करा जा रहा है तो ऐसी पनिशमेंट हो सकती है कि जैसे जेल होती है, तो उसे बोलते हैं क्वार्टर गार्ड, 7 days रिगरस इम्प्रिजनमेंट आई सी। क्वार्टर गार्ड में। अच्छा, जेल भी, मतलब वो अंडर अपना इंटरनल इम्प्रिजनमेंट सॉर्ट इंटरनल रिगरस ऑफ। आई सी। इम्प्रिजनमेंट, कि उसको रोज 4 घंटे का रगड़ा होगा, भारी पिट्ठू उठा करके दौड़ भाग करनी पड़ेगी, थोड़ा वो करना पड़ेगा। लेकिन शाम के टाइम पे एक डॉक्टर उसके पास जाएगा, बेटे ठीक है तू, मोराल ठीक है, आई सी। खाना तेरा ठीक है, तेरा मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है वो सब सही चल रही है, तो दैट पनिशमेंट इज फॉर करेक्टिव मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। कारगिल वॉर के बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था? और
क्या चैलेंजेस थे? साइकोलॉजी स्पेसिफिकली कैसी होती है वॉर टाइम में? और क्या प्रेशर होता है एक सोल्जर पे या कोई जो लीड कर रहा है इस पे? बाकी लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं? इस चीज़ के बारे में थोड़ा ये साइकोलॉजी। ना इंडियन आर्मी की एक बटालियन है 10 गढ़वाल राइफल्स। बहुत जांबाज पलटन। तो 10 गढ़वाल राइफल्स की एक पेट्रोल निकलती है, वो थी कारगिल में। वो पेट्रोल निकलती है और वो देखती है सामने भेड़ बकरी वाले घूम रहे हैं। तो वो देखती है भेड़ बकरी वालों की तरफ जब हम अप्रोच कर रहे हैं, तो आज ये थोड़े से हमारे को हाथ तो हिला रहे हैं, लेकिन थोड़े से ना सीरियस है, कहीं बॉडी लैंग्वेज और कुछ इनके उसमें वैसे है। तो पूछा उनसे क्या हुआ, नजदीक गए, नजदीक गए, और जब नजदीक गए तो सबसे बड़ा एम्बुश, ओह! उसमें फेटल कैजुअलिटीज हुई। और उसके साथ शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय, कारगिल। और ऑपरेशन विजय तो ऐसा युद्ध है जिसमें हमें पता नहीं था कि पाकिस्तानी इसने इतने ज्यादा हाइट के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। और जिस जगह वो हमारे देश में डोमिनेट कर रहे हैं जिस रोड को, वो रोड थी श्रीनगर से अपना लेह के लिए। अगर वो रोड को डोमिनेट करते हैं तो इसका मतलब हमारी कोई भी गाड़ी निकलेगी, कोई राशन निकलेगा, तो पूरा लेह कट ऑफ कर सकते हैं वो। कोई ऑप्शन नहीं था। हाई ऑल्टीट्यूड में जब आप जाते हैं तो 9,000 फीट में जाने के बाद में आपको ना एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, क्योंकि रेयर एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन भी कम है। 5-6 दिन का एक्लेमेटाइज होता है, उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, डेली एक्टिविटी। फिर उसके बाद 9 से 14,000 फीट पे जाते हैं, फिर एक्लेमेटाइज करना होता है। कारगिल युद्ध ऐसा युद्ध लड़ा गया है जिसमें बगैर एक्लेमेटाइजेशन के इंडियन आर्मी का एक एक सोल्जर बस खाली अपनी पलटन, अपना नाम, नमक, निशान, उसके लिए चढ़ता गया। और इतना लोड लेकर के जब वो चढ़ रहा है, तो पहले तो वो रेयर एटमॉस्फेयर, जहां आपको 10 मिनट लगते हैं वहां आपको 40 मिनट लग रहे हैं, पर फिर भी चला जा रहा है वो। उसके सर में चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि कम ऑक्सीजन में तो माइंड भी तो हाइपो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ऊपर से गोलियां चल रही हैं, हैलुसिनेट भी करने लगते हैं। हेलुसिनेशन होता है। और ये तो इन्वायरमेंट ऐसा है, इसमें तो बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होता है। इसमें तो सारे जो आपने कहीं सोचा नहीं होगा वो वाले आपके साथ में ना चीजें होती हैं। लेकिन फिर वही वाली चीज कि वो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग कैसे उस ग्रुप को एक साथ इकट्ठा करके रखती है। एक आधे को मारना भी पड़ता है, तू क्या कर रहा है, चल ऊपर। लेकिन जो लात मार रहा है पीछे से चल ऊपर, वो खुद आगे चल रहा है वाली चीज लेकर के। तो कारगिल युद्ध तो एक बड़ा यूनिक युद्ध है। मतलब 14,000 फीट पे हाइट पे, और सारे वो हैं ट्रिग हाइट्स हैं, ट्रायंगुलेटेड हाइट्स। उन पे अलग अलग पलटनें कहाँ कहाँ से चढ़ रही हैं, आ रही हैं, इक्विपमेंट ले रही हैं और चढ़ रही हैं। और एग्जाम्पल तो है कि भगा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस हमने वो करी है। ये आर्मी का फिर एक वो होता है कि सेक्रीफाइस को भी अपनी पलटन में वीर गाथा में लिया जाता है। आपके पलटन में, बटालियन में जब कोई सीनियर आता है तो आप अपनी पलटन की गाथाएं बताते हो मेरी पलटन के अचीवमेंट क्या है। तो सबसे मेन स्लाइड उस प्रेजेंटेशन में होता है मेरे कितने ज्यादा सोल्जर्स शहीद हुए हैं। फिर होता है कि इन सोल्जर्स को किन किन को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। फिर उसके बाद में आता है उनकी फैमिलीज जो कई रिमोट एरियाज में है, हम आज भी कैसे उनसे टच में और कैसे उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट है ना, मतलब डेथ वाले उसमें, ये तो मेरे को लगता है कि तभी यमराज जी आते तो हैं, लेकिन फौज की तरफ नहीं आते। वो बॉन्डिंग इसीलिए ट्रेनिंग में बन जाती है। बनानी पड़ती है। और वही बढ़ती जा रही है और उसी में इम्प्रूवमेंट होते रहते That's why you look after each other, each other's family. हैं 100%। You have also killed enemy? एक बार क्या हुआ, 2 आतंकवादी पकड़े हमने। एक तो मार दिया था, तो मारा भी कैसे उसको, हमने Which टॉर्चर। country? ये एक अफगानी था और बाकी JNK के थे। कश्मीर वैली। हमने टोटल, मैं उन इंडिविजुअल्स में हूं जिसने शायद सबसे ज्यादा मारे होंगे। कोई 24 टेररिस्ट इंडिविजुअल मारे हैं हमने, मेरी टीम ने, छोटी टीम ने। Wow. तो वो And दो, how big is the team? How big was the team? हमने एक छोटी टीम बना रखी थी 5-6 लोगों की। उसे बोलते थे कोवर्ट टीम, जिसमें कि हम जिहादी इस्लामी बन करके घूमते थे। तो उसमें हम छोटी सी, हम सब की जेब में कुरान शरीफ होती थी छोटी, उसमें नाम लिखे होते थे। मेरा नाम था अबू बकर, अच्छा। अबू बकर। फिर उसके बाद में खाना खाने का तरीका, और आप कश्मीर में थे इस टाइम पे? कश्मीर में थे,
कश्मीर के शोपियां पुलवामा रीजन में, वहां पे। ये कौन से ईयर की बात होगी? ये है 2001 2003, उस टाइम पे। तो उसमें फिर अब टेररिस्ट है तो जैसे वो बिहेव करता है आपने वो सीखना है। टेररिस्ट के अंदर कुछ खासियतें दूसरे को पहचान कैसे हो वो भी अपने आप में आपने डालनी है। तो मुर्गी को काटा जाता है, तो मुर्गी को जब काटा जाता है तो कलमा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं सफेद चिट्टी नाड़ बोलते हैं। चिट्टी नाड़ जब होगी तो तब वो सही तरीके से जबा मानी जाएगी, वो आपने करना है। So you learned all these phrases, like, or how do you do it? ये सब मौलवी रखा अपने साथ में। अच्छा। फिर एक कट्टर जिहादी, एक कट्टर जो इस्लाम फॉलो कर रहा है, वो ब्रश नहीं करता। दातुन, नीम का दातुन करते हैं। दातून नीम का नहीं करते, उसे वो करते हैं, उस लकड़ी को बोलते हैं मुशवाक। ओके। तो जैसे नीम का दातून है, इतना बड़ा टुकड़ा मुशवाक का उसकी जेब में होता है लकड़ी का। वो हर फ्राइडे को या हर शाम को, जैसे जो नमाज होगी शाम के टाइम की, ईशा की नमाज, तो वो करेगा जिस भी जगह पे हो, काबा की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो काबा की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी पहाड़ में? तो उसकी जेब में एक छोटा सा कंपास होगा, वो अपने को साफ रखता है। तो जैसे आप यूरिन करते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, तो एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा होता है, वो अपना यूरिन के बाद में टच करते हैं ताकि वो एब्जॉर्व कर ले उसको। तो अगर किसी के अंदर ये, किसी इंसान में 3-4 चीजें दिख रही हैं तो एकदम से शक होता है कि ये कट्टर वो है। तो हमने वो सब अपने पास रखी, और कहीं किसी घर में गए तो जानबूझ के ना इनडायरेक्टली डिस्प्ले करी ताकि उसे शक हो, यकीन हो कि हम ये अपना पीयर ग्रुप सेम है। हरकतुल जिहादी इस्लामी के हैं, तौबा ग्रुप के हैं, वैसे करके। तो वो वाली जब चीजें कर रहे थे तो एक बार हमने 3 टेररिस्ट जो थे पकड़े, एक मारा गया, 2 पकड़े गए। एक उसमें से यंग बच्चा था, एक कट्टर था। अब मेरे को पता था कि हम कोशिश कर रहे थे इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें, हाइड आउट्स का है और कहीं इन्होंने असला छुपा के रखा है। तो काफी करी तुड़ाई उसकी, लेकिन नहीं बोला वो। तो मेरे को फिर ये लगा कि जो कट्टर है इसको तो आप कुछ भी कर लो, ये तो बोलेगा नहीं, शायद यंगस्टर बोल सकता है। तो मैंने क्या करा, जो कट्टर था उसको बुलाया अपने पास ऐसे करके, बदबू आ रही थी उससे, कितने दिनों से घूम रहा है, नहाया नहीं होगा। मैंने उसके कान ऐसे दांत से पकड़े और चबाने शुरू करे, और कोई 4-5 मिनट में उसके कान दबा चबाता रहा तो खून निकला, मांस के छोटे छोटे टुकड़े निकले, वो मेरे मुंह में आए। मैं थूकता रहा, चबाता रहा, लेकिन साथ में मैं देखता रहा कि ये जो यंगस्टर है, यंगस्टर मेरी हरकत को देखता रहे। बट वो फाइट नहीं कर रहा था? वाज ही टाइड अप? और ये टाइड अप इन द सेंस कि अब हमने, क्योंकि मरते मरते बच गया, अब तो हमारे ग्रुप में है ना, हमारे कब्जे में है। लेकिन उसको जो इस तरीके से जब मैंने करना शुरू करा, 4-5-6 मिनट, और मेरे मुंह पे पूरा खून सा एक था, मांस के टुकड़े अंदर भी गए होंगे इंसानी, वो पाकिस्तानी के, अफगानी के। ये जो लड़का था यंगस्टर, इसने बोलना शुरू कर दिया, इसने बता दिया हम इस वाले रास्ते से आए थे, इस जगह पे एक छोटी पुलिया है, हम उस पुलिया के लकड़ियों को उठा के हटा के रख देते हैं, और जब आते हैं तो फिर रख देते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जो शेर बाग करते हैं वो हमें करने का मौका मिला इस यूनिफॉर्म की वजह से। and how does it feel when you kill an enemy? एनिमी, Yes. Enemy Is is there enemy. a post thought कि बाद में एनिमी इज फील एनिमी, होता है? एनिमी इज एनिमी, There is no afterthought. शुड नॉट बी देयर। Hmm. वो तो फिर एनिमी नहीं है। And is it a part of the training? ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ऐसा? एनिमी तो एनिमी है, ट्रेनिंग में सिखाया नहीं जाता। आप उस जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, ये प्रोफेशन ही उस चीज के लिए है। ये प्रोफेशन तो वो है जो सब लोग, हमारे देश के सारे लोग सुरक्षित रहे। और आपने ही वो, जैसे कोई बोलता है कि ये कोयले में हाथ डालना है, तो आप हो वो जिसने कोयले में हाथ डालना है, लेकिन आप किस्मत वाले हो कि आपको कोयले में हाथ डालना है। तो आप ऐसे अंडर कवर बन के आप ऐसे गए एंड करे हैं हमने, ये करे? फेमस ऑपरेशंस थे हमारे। इंडिया के बाहर भी करे? नहीं, इंडिया के बाहर नहीं, ओके। इंडिया के बाहर नहीं। क्या दूसरी कंट्रीज में इंडिया के स्पाइस होते हैं? चर्चाएं चलती रहती हैं, फेमस हैं। आजकल तो आप देखो ये जो पॉडकास्ट चल रही है, जो आदमी कभी जेल में बंद हो जाते हैं, जो आदमी कभी सिक्योरिटी फोर्सेस में नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो चिल्लाने के लिए बोलते रहते हैं। पर ये स्पाई और ये तो बिजनेस, ये वो प्रोफेशनल बिजनेस है जो हर देश को करना है।
अपने दुश्मन को स्ट्रॉन्ग तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको उसकी डेप्थ एरिया में जाकर के इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको उसके कहीं ना कहीं अपने सोर्स तैयार करने हैं ताकि आपको सही उनके इंस्टॉलेशंस की जानकारियां मिल सकें। तो ये तो एक ह्यूमन उसमें वैसे ही बिजनेस है। और हमारी स्पाई एजेंसी तो बहुत अच्छी है, बड़ी स्ट्रांग है, जो बाहर जो कर रही है। Do you think Indian Army is the best army in the world? हम सबको अपनी फौज पे फक्र होना चाहिए, हमें दूसरी फौज को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब मैं इसराइल में था 1 साल के लिए, लेबनान इसराइल में, तो मैं आईडीएफ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि जिस तरीके से अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। मैं बर्मा में था कोई 2 साल के लिए, रिटायरमेंट के बाद में मैंने बर्मीज आर्मी देखी। हर एक के तरीके अपने हैं, तो हमें हर फौज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान कौम अपने देश की समाज से निकल करके बाहर आ रही है, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए फौज को ज्वाइन करने के लिए। उन सबको हमें सल्यूट करना चाहिए। बट इंडियन आर्मी की अलग खासियत है। इंडियन आर्मी जिस तरीके के एरिया में डिप्लॉयड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर इंडियन आर्मी के ही उसमें है, जहाँ पे की हाइट्स 21,000 फीट तक जाती हैं। 21,000 तो माउंटेन एक्सपीडिशन होता है, ये तो 21-22 हजार पे जाती है। यहाँ की जो पेट्रोलिंग है -60 डिग्री, मतलब फ्रिज में -5 पे तो बर्फ ब्लू हो जाती है, -60 पे तो मतलब सोचना ही ये है कि कैसे कोई वहां चल रहा होगा। खाना पीना तो अलग चीज है, Correct. मतलब जिस तरीके की चीजें जम जाती हैं, और उसके बाद में अगले दिन फिर वो उसी जोश के साथ चल रहा है। और खाली ये अपना यही नहीं है सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद आप अरुणाचल की हाइट्स में चले जाओ, आप मिजोरम में चले जाओ, मणिपुर नागालैंड में चले जाओ, इधर प्लेन्स में चले जाओ, सब अलग टरेन है। एक ही आदमी ट्रेनिंग लेने के बाद में डेजर्ट का भी एक्सपर्ट है, एम्फीबियस ऑपरेशन का भी एक्सपर्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड का भी एक्सपर्ट है, और वॉरफेयर इन प्लेन कंडीशंस उसका भी एक्सपर्ट है। स्पाई बनने के या फिर अंडर कवर एजेंट या किसी मिशन में जाने के क्या क्राइटेरिया होते हैं? हाउ डू यू गेट सिलेक्टेड फॉर इट? माइंड मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका माइंड जो है वो होना चाहिए बड़ा शार्प, इंक्विजिटिव, कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये कैमरे में जो पीछे है ये क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे, और मैंने आपको जवाब तो देना है, लेकिन मेरे को तो सुनाना इसको है कि ये जो कैमरा पीछे है, ये कैमरा तेरा उतना अच्छा नहीं है, आगे वाला कैमरा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मेरे पे डायरेक्ट फोकस हो रहा है। तो वो वाली जब सोच आपकी आएगी, और टोटल कमिटमेंट, कि मतलब आप तो जब जाओगे तो भूल जाओ कि अगर आपको ऐसा भी हो सकता है कि देश को बोलना पड़े ये मेरा आदमी नहीं था, क्योंकि वो पर्पज ही ऐसा है। एक गाड़ी ब्लास्ट होती है, पूरी उड़ती है ऊपर, और उसके बाद में धप आकर के गिरती है, उस गाड़ी में किसी को चोट नहीं लगती। और वैसी ही गाड़ी जब दूसरी जगह ब्लास्ट होती है तो गाड़ी के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर मेजर अजय कोठियाल था। एक गाड़ी जब चलती है टेररिस्ट के इलाके में और जाकर के एम्बुश में फंसती है, वो भी हम जानबूझ के फंसाते हैं गाड़ी को अपनी, ये सोच करके कि हम पोज करेंगे हम सिविलियन हैं, और टेररिस्ट के इलाके को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर रात को साइलेंटली आकर के ना जाकर के इन पे एम्बुश लगाएंगे। वो पहचान, उनको शक होता है, और उसके बाद वो जब फायर करते हैं तो हमारी उस टाटा सुमो में हम जो मेरे साथ 7 लड़के और थे, और एक टेररिस्ट सोर्स भी था, उसमें सारे टायर पंचर हो जाते हैं। उसमें जितने शीशे हैं, सामने का शीशा, पीछे का शीशा, साइड के शीशे, सब टूट जाते हैं। उसमें जब वो गाड़ी फाइनली एम्बुश साइड से निकल पाती है बाहर, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद में जब रोकी जाती है, तो बर्बाद हो गई पूरी। उसको फिर टो करके ले जाया जाता है। उसमें से 107 तो गोलियां एम्बेडेड निकलती हैं, और 7 में से एक को भी नहीं लगती। उस गाड़ी में मेजर अजय कोठियाल रहा है। जब एम्बुश होता है तो आप कहते हैं कि आपने एम्बुश लगाया और आपने मारे, लेकिन दूसरा भी तो शातिर है, आप ही नहीं हो शातिर। जब दूसरा एम्बुश लगाता है तो आप भी कई बार फंसते हो। ऐसे एम्बुश में एक आदमी को गोली लगती है, उसकी बॉडी में है दो दो, वो मेजर अजय कोठियाल है। अगर आप कहीं किसी रेस्क्यू मिशन में जाते हो हाई ऑल्टीट्यूड में,
और उसके बाद में आपके पूरे हाथ और लिम्स जितने हैं ये आगे के, वो पूरे ठंड की वजह से, लगातार एक्सपोजर की वजह से प्योर ब्लू हो जाते हैं और हाथ कटने ही कटने हैं। फ्रॉस्टबाइट। फ्रॉस्टबाइट, चिलब्लेन, हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रॉस्टबाइट। और फिर उस आदमी के हाथ पांव नहीं कटते हैं, और 2 आदमियों की डेथ हो चुकी है उसमें, 2 ऑफिसर्स की डेथ हो चुकी है। वो मेजर अजय कोटियाल है। बर्मा में आज चल रहा है सबसे बड़ा युद्ध, पूरा बर्मा टर्मोइल में है। बर्मा में एक आदमी जाता है, वहां की जो जो सबसे बड़ी जो मिलिटेंट फोर्स है, वो लोग टेररिस्ट कहते हैं बर्मीज, वो है अरक्कन आर्मी। अरक्कन आर्मी एक आदमी को किडनैप कर लेती है। उस आदमी के साथ में एक इंजीनियर होता है, वो मारा जाता है। वो आदमी जो किडनैप हुआ था, जिसके साथ इंजीनियर मारा गया, वो आदमी दोबारा फिर जाता है और उन्हीं के बीच में जाकर के और एक सोर्स बनाता है और टीम बनाता है। उसके बाद में आज फेसबुक में उस आदमी को अरक्कन आर्मी लाइक्स भेज रही है। वो मेजर अजय कोटियाल है, कर्नल अजय कोटियाल है। So you were kidnapped कितनी in चीजें हो रखी है, another country. कितनी चीजें हो रखी हैं। ये इसके बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ था, कैसे किडनैप हुए, ये कैसे हमारा rescue? ये अपना इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो होती है, उसके तहत हम कई प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो म्यांमार में एक प्रोजेक्ट है जिसको कि चाइना, क्योंकि वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो इंडिया अगर म्यांमार में वो कर सके प्रोजेक्ट, तो फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस उस एरिया में बढ़ता है। वो है हमारा मिजोरम से एक रोड बननी थी पूरे बर्मा से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में जानी थी। तो उसका नाम है, रिवर का नाम है कलादान रिवर। तो उसको बोलते हैं KMMTTP, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2008 से वो बनाने करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पे फायरिंग चल रही है। म्यांमार आर्मी और अरक्कन आर्मी की सीरियस लड़ाई चल रही है, तो कभी वो रोड ही नहीं बन पाई। तो हम गए उसमें, रिटायरमेंट हमने ले लिया था। तो अब कुछ चीजें और ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो जासूसी, तो हम एक कंपनी के साथ में गए, प्राइवेट कंपनी के, और उसके बाद में जब हम गए तो हमारे को किडनैप कर लिया अरक्कन आर्मी ने। 2 दिन, 2 people were kidnapped. 5-6 थे हम। अच्छा, okay. तो उसमें 2 दिन हथकड़ी लगाई और 2 दिन अपने कैंप में ले गए पैदल। वहाँ पे वो सुअर कट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सुअरों का, सब चीज़ें चल रही हैं। उनको थ्रेट है म्यांमार आर्मी कहीं अभी एयर एक्सप्लोजन ना कर दे यहाँ पे, तो हमें जगह जगह शिफ्ट भी कर रहे हैं। एक जो हमारे साथ इंजन है, ही डाइज। तब अरक्कन आर्मी का ये था कि इंटेंशन हमको मारना नहीं था, मतलब कि कोई मर जाए। वो हमारी आइडेंटिटी को चेक करना चाहते थे। So they knew who were you, like your background and everything. आपके बारे में क्या पता था उन्हें? एक सिविलियन, Civilian. या तभी छोड़ा। Like a traveler, भटक गए A या कुछ traveler ऐसा? who's looking for opportunities to carry out reconstruction work there, I see. वैसे करके वो लेकर के। तो फिर उसके बाद में, लेकिन जब हम, उन्होंने हमें क्लियर हो गया कि अभी हमको छोड़ रहे हैं, तो हमने पकड़ लिया उनको। हमने कहा ये बताओ कि तुमने तो किडनैप करके हमारे बंदे को मार दिया, हम तो एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आए थे, तो क्या हम करें ना यहाँ पे काम। तो उन्होंने फिर अपनी हायरार्की, थाईलैंड में बैठती है उनकी हायरार्की, चाइना में बैठती है, वहां से उन्होंने कंसल्ट करा रेडियो सेट पे और तरीके से। अगले दिन मैसेज आया कि नहीं, छोड़ दो इनको और इनको बोलो कि कर सकते हैं काम। तब फिर मैंने उनसे कांटेक्ट बनाए, रेगुलर मैं आज भी उनसे टच में हूँ, म्यांमार आर्मी से भी हूँ। और फिर वो रोड कंस्ट्रक्शन का हमने जो अनोना प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट शुरू करा। बहुत बड़ा एक मैसेज भी मैं सीख करके आया इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, उत्तराखंड के लिए खासकर। कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं, ये जो रिश्वतखोरी होती है, कि एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो 100 रुपये का प्रोजेक्ट, उसमें 60 रुपये रिश्वत में चले जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं वहाँ देख करके आया, उन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी अरक्कन आर्मी ने। उन्होंने कहा हमको आपको ये देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, कैसे देंगे। तो मान लो 1% रिश्वत है। उन्होंने कहा ये 1% जो रिश्वत है वो इस प्रकार से होगी कि हमारा जो इलाका है, ना यहाँ पे रोड है, ना बिजली है, ना कोई कनेक्टिविटी है, सब पैदल मूवमेंट होता है वहाँ, पूरा पैदल मूवमेंट। वहाँ पे इनफैक्ट पैसे भी नहीं चलते, वहाँ पे चलता है आपके खेत में 4 वो रखे हैं कद्दू, और मैंने एक फंदा लगाया तो उसमें एक वो पकड़ा गया अजगर, तो मेरे अजगर का 1 किलो मीट 4 कद्दू की जगह अदला बदली होगा। You mean Barter exchange, system. barter system आप बाटा लोग सिस्टम, चलता है। हिरन सब बिल्कुल मार्केट लगता है, साइलेंट मार्केट। तो वहां पे उन्होंने बोला, Silent market you say. साइलेंट मार्केट मतलब उनका एक ट्रेडिशन है, उनका वो एक लाइवलीहुड वैसे है उनकी,
तो वहां पे उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे लड़कों से सुनते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कहीं आ गए सुन के, कुछ होता है फुटबॉल फुटबॉल, वो फुटबॉल सिखाओ इनको। तो हमने फुटबॉल सिखाने के लिए पहले तो वहां पे 8 फुटबॉल ग्राउंड बनाए। ग्राउंड मतलब 120 मीटर्स बाय 80 मीटर्स का एक डायमेंशन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन, अब सारे पहाड़ है, डिपेंडिंग ऑन पहाड़, पूरा पहाड़ काट करके, और हमने पहले 2 महीने तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा रोड का, बस वही बनाए, और वो कोई 20-22 किलोमीटर के पूरे दायरे में। जब वो ग्राउंड बन गए, फिर गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू करा, अब तुम्हारा यहाँ पे फुटबॉल खेलो। तो फुटबॉल किट लाए, दबा के बॉल दी। पहले तो बच्चे ऐसे ही लात लूत मार रहे हैं फुटबॉल में, फिर उसके बाद उनको सिखाना शुरू करा। फिर उनके हमने कंपटीशन कराए, प्रीमियर लीग कराई फुटबॉल की। फिर उनमें से 3 लड़कों को हमने ट्रेन करा, और उनको, बुद्धिस्ट होते हैं वहाँ के लड़के वो, फिर उनको हमने पढ़ाने के लिए परमिशन लेकर के इंडिया में लेकर के आके, और उनको आज वो पढ़ाई कर रहे हैं। नाम साइलेंट रहेंगे, सब कुछ वैसे रहेगा। तो ऐसे वाली रिश्वत का तरीका भी हम सीख करके आए। तो लोग, उन्होंने बोला अरकान आर्मी ने, रिश्वत तो लेंगे लेकिन वो रिश्वत इस तरीके से होगी कि हमारी सोसाइटी को डेवलप करो। कहते हैं हमारी जो महिलाएं हैं वो 1-1 किलोमीटर नीचे जाती हैं, वहां पे जाकर के वो नाले से पानी भरती हैं, और उसके बाद में 1-1 किलोमीटर चढ़ के ऊपर आ रही हैं। कहते हैं तुम्हारे यहाँ सुना है कोई पंप होता है, वाटर सप्लाई स्कीम, वो लगाओ यहाँ पे, तब काम करोगे। तो हमने बनाई उनके लिए वाटर सप्लाई स्कीम बनाई, वो उन्होंने कराया, वो उनकी रिश्वत थी। चाइना बॉर्डर पे अभी जो उत्तराखंड एंड चाइना बॉर्डर जो है, जो शेयर करते हैं, इस पे हमने अभी रिसेंटली सुना था कि काफी घुसपैठ की कोशिश एक हुई है, या उन लोगों ने आने की कोशिश करी है। हाउ सिक्योर इज उत्तराखंड बॉर्डर कनेक्टिंग विद चाइना? देखो, उत्तराखंड बॉर्डर तो एक्चुअली चाइना के साथ में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में है। वन इज उत्तरकाशी, फिर उसके बाद में चमोली में माना पास से ऊपर हो गया, नीति, रिमखिम, और तीसरा हो गया पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ वाला जो एक्सेस है वो तो पहले हमारा मेन ट्रेवल रूट होता था कैलाश पर्वत मानसरोवर के लिए। अक्रॉस देयर इज अ प्लेस कॉल्ड तकलाकोट, वहां पे जो तिब्बत के साथ में हमारा वो ट्रेड चलता था। तो इस एरिया में तो डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब थ्रेट हमेशा है। यही एरिया है जहां पे कि दोनों आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। ओके। लद्दाख सबसे ऊपर होता है चाइना के उसमें, तो लद्दाख तो पूरी दोनों की दोनों आर्मी सामने खड़ी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश बचा हुआ है, ये जो काजा वगैरह का एरिया हो गया। फिर उसके बाद उत्तराखंड है, सिक्किम में दोनों आर्मी आपस में एक दूसरे के उसमें, अरुणाचल में पूरी है। वहां पे कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही रहते हैं, कभी वो आकर के अपनी फॉरवर्ड तरीके में आगे घुसने का, जमीन को ग्रैब करने की प्रोसेस करते हैं। उत्तराखंड अभी सिक्योर है, लेकिन हमें वो सिक्योर को इम्प्रूव करना है। हमें यकीन करना है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स हैं हमारे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स कैसे अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बने। वाइब्रेंट विलेज की डेफिनेशन को डिफाइन करने के बाद, व्हाट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? वाइब्रेंट विलेज एक प्रोग्राम है जिसमें मतलब जो मैं समझता हूँ आज से 25-30 साल पहले चाइना ने बॉर्डर्स में गांव बना दिए थे तिब्बत के एरिया में। उसके बाद में उन गांवों को डेवलप कर दिया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आ गए, कम्युनिकेशन के सेटअप लेके आ गए, सोसाइटी को वहां पे फिर रीस्टैब्लिश करा, और ऐसा कुछ बना दिया है जिसमें कि वो चाइनीज आर्मी के लिए एक बेस का भी काम कर सकते हैं, और बॉर्डर एरिया में उनकी ऑक्यूपेंसी भी हो गई। तो उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट, बेसिकली डिफेंस फोर्सेस का ये प्रोजेक्ट है, अपने एरियाज विलेजेस को वाइब्रेंट कैसे बनाए। वाइब्रेंट वाइब्रेंट वाइब्रेंसी होनी चाहिए। अगर विलेज वाइब्रेंट होगा तो फिर वो खाली नहीं होंगे। लेकिन वो वाइब्रेंट खाली नहीं होंगे कैसे होगा, वो हर विलेज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ टीआरपी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम बात करें कि सब जगह एजुकेशन एक जैसी हो। अब खाली हम एजुकेशन की बात करेंगे, वहां गांव वाले को तो एजुकेशन से ज्यादा दूसरी चीज की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो ठीक है हेल्थ तो होना चाहिए, लेकिन एक जगह है जहाँ पे कि स्कैबीज की बीमारी होती है, एक जगह है जहाँ पानी में सोडियम की कमी है, तो हेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो वाले जब चीजें हम समझ पाएंगे, तो तब हम वाइब्रेंट विलेज को सही डेफिनेशन दे पाएंगे और सक्सेसफुल बना भी पाएंगे। टूरिज्म बड़ा सेक्टर है वाइब्रेंसी लाने के लिए ऊपर, लेकिन टूरिज्म की अलग परिभाषा है। अगर एक मान लो कोई पहाड़ है, पहाड़ में एक रिज है, रिज के बाएं एक गांव है, दाहिने एक गांव है। बाएं जो गांव है वो हो गया, आप लगा लो ईस्टर्न साइड में, तो सुबह सूरज की रोशनी आएगी तो पहले उस गांव में आएगी। दूसरे गांव में जो है वो तो शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तब होगा। तो इसका मतलब टूरिस्ट को तो आपने भेजना है इस जगह पे, लेकिन जो बाएं गांव है जहाँ पे रोशनी आती है सुबह,
वहां पे आपने भेजना है जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, जो योगा करने आ रहे हैं। और दाहिने वाला जो है जहाँ पे शाम को आती है, वहां पे आपने भेजना है उन लोगों को जो दिल्ली के कोविड से, दिल्ली के जो पोल्यूशन से फंस करके वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। तो है तो दोनों टूरिज्म, लेकिन अलग अलग वो हो जाते हैं We have to make strategies accordingly. अकॉर्डिंगली, एंड देन गिव टीआरपी, अपना स्पेसिफिक यूएसपी टू दैट विलेज, तो तब वो वाइब्रेंट विलेज बनते हैं। डू यू थिंक चाइना इज टेकिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस? जैसे कि हमारे बहुत सारे विलेजेस हैं स्पेशली बॉर्डर में, जैसे नीति और माना के पास है, तो ये खाली हो चुके हैं अब। आपको पता है कि सीजनल माइग्रेशन भी है, तो क्या चाइना इसका फायदा उठा रहा है? उठा सकता है, उठा सकता है, इसलिए कि वैसे तो हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं और बहुत सही तरीके से डिप्लॉयड हैं। जैसे चाइना के अगेंस्ट जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, वो तो पहले तो खुद इंडियन आर्मी ही है और उसके साथ में आईटीबीपी है, मतलब आईटीबीपी स्पेसिफिक फॉर चाइना। तो उसमें उनकी रेगुलर ट्रेनिंग चलती है, उनको इस तरीके के प्रोजेक्ट समझाए जाते हैं कि आप ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आप उनको जमीन पे अमल करोगे। तो उससे क्या होता है, जब आप सोसाइटी में एंटर करते हो तो सोसाइटी के साथ जानकारी रहती है। तो ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप जानकारियां भी लेते रहते हो और लोकल्स को इम्प्रूव भी करते रहते हो। लेकिन कई बार रिलीजन काम इसमें वो करता है, जैसे बुद्धिज्म है। अब तिब्बत में बुद्धिज्म है, इंडियन साइड में बुद्धिज्म है, तो हो सकता है उसको कभी ऐसा असर आए, तो उस चीज के लिए काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर एस्पिनेज, काउंटर वर्क्स टू काउंटर द डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज एक्सेस इन इंडियन टेरिटरी, वो कर सुपर 30 के बारे में जानते हैं आप? सुना है। आपकी भी सुपर 30 जैसी एक स्टोरी है जिसमें आपने 30-32 लोगों को आपने ट्रेन किया था, देन यूथ फाउंडेशन आपने स्टार्ट किया। तो ये क्या स्टोरी है, कैसे ये स्टार्ट हुआ? शुरू में हमको बोला गया था कुछ लोगों ने, लोकल्स ने, कि हमारे बच्चों को नौकरी दिलवाओ। तो ऐसे ही हमने 32 लड़कों को अपने घर में, प्रिंसिपल एनआईएम के घर में रखा था। उनको ट्रेनिंग दी कोई 2-3 महीने के करीब। तो रेगुलर ट्रेनिंग के बाद जब वो भर्ती के लिए गए तो 28 भर्ती हो गए। तो वो फिर हमने शुरू करा एक प्रोजेक्ट जिसका नाम यूथ फाउंडेशन है, जिससे कि पहाड़ के, प्लेन्स के जो लड़के लड़कियां हैं इनको हम ट्रेन करते हैं। और कोई 15,000 अभी इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होके अलग अलग जगह डिप्लॉयड है। तो अगर आप सीएम बनते हैं तो इनिशियल चेंजेस में से आप क्या क्या आप चेंजेस करेंगे या क्या नया होगा उत्तराखंड के लिए? हम कोई ये ऐसे एस्पायरिंग वाले चीज़ों की तरफ देखते ही नहीं है कि ये बनते हैं वो बनते हैं। हमें ये पता है कि जो चीज़ें आज मैं अपनी क्षमता से कर सकता हूँ, वो अगर मेरे को पावर मिलेगी तो मैं उसको 10 गुना कर सकता हूँ। जैसे यूथ फाउंडेशन के कैंप है, 8 कैंप चलाता हूँ, वो आज अपनी क्षमता से चला रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए जो काम करने की कोशिश करता हूँ, किसी की शादी, किसी का ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी रोजगार के जरिए बनाने का, वो अभी अपनी कैपेबिलिटी पे हो रहा है। अगर हमारे पास पावर आएगी तो हम उस कैपेबिलिटी को 100 गुना और बढ़ा सकते हैं। मोदी जी से मिले आप? कैसा हो रहा है उनका? ड्यू मोदी जी को तो देख करके लगता है कि उनके साथ में एक तरतीब चल रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट, अपना कोई भी चीज दिखावटी नहीं, और एक डायनामिक पर्सनैलिटी। वो शायद उनको, जो उन्होंने जिंदगी में इतनी सारी चीजें करी हैं, वो एक्सपीरियंस ही आते आते ना उनके अंदर साफ दिखता है वो बिल्कुल। उनकी मैंने तो पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ी हैं, 10-12 बुक्स पढ़ी होंगी मोदी जी की। पॉजिटिव भी, लोगों ने नेगेटिव भी लिखने की कोशिश करी है, पर मेरे को कहीं ना कहीं तो दिखता है कि वो एक जो कैरेक्टर एग्जाम्पल है, वो वाकई में बड़ा क्लैरिटी से सामने दिखता है उनको मिलने के बाद में। आपको अवार्ड्स मिले हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र एंड विशिष्ट सेवा मेडल। ये कब मिलते हैं, किनको मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्ट ऑफ गैलेंट, बेसिकली तो वही है कि गैलेंट के एक्ट में आपको अवार्ड मिलते हैं। कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट इज अशोक चक्र, नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट है। तो ये हमको तो है ही, हमारे तो सब रेस्क्यू और टेररिस्ट ऑपरेशन। तो कीर्ति चक्र
हमको मिला था, ये है शोपियां पुलवामा। वहाँ पे एक स्मॉल टीम जो हमने बना रखी थी, उसने एक सर्जिकल ऑपरेशन करा था। और उस सर्जिकल ऑपरेशन में हुआ क्या था कि 7 टेररिस्ट थे जो कि पीर पंजाल में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। हमने उनको ऑब्जर्व करा, उसके बाद हम उनके पीछे चलते गए, क्योंकि बहुत नज़दीक हम उनके पहुंच नहीं पा रहे थे। और हमारा इंटेंशन ये था कि ठीक है एम्बुश लगाएंगे, लेकिन उस टाइम पे लगाएंगे जब मैक्सिमम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो वो करते करते 3 दिन तक हम चलते रहे, कभी दिन कभी रात, और एक दूरी भी बना के ताकि उनको पता ना चले। तो तीसरे दिन जाकर के कहीं फिर ये उस एरिया में आए, एक पहाड़ के बीच में एक वैली सी थी जिसमें एक साइड नदी थी, कि इनको फॉलो ही एक पाथ करना था। वो पाथवे जो था, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। उस टाइम पे फिर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम 6 लोग थे, ये 7 थे, तो कैसे इनको मतलब मारा कैसे जाए। तो उसमें था कि एक 50 मीटर का पैच था, उस पैच में इन्होंने क्रॉस करना था उसको। तो हमने पहले एक रिहर्सल करी वहां पे इनके आने से पहले। तो रिहर्सल ये थी कि मेरे साथ में 5 अपनी पलटन के लड़के थे और एक गुजर लड़का था, इंटरप्रेटर टाइप। तो पहले लड़के को हमने उस रास्ते से क्रॉस कराया जिस रास्ते से टेररिस्ट ने आना था, और मैंने ऐसे करके ताली मारी। ताली मारने का मतलब था कि इस लड़के के ऊपर फायर हो गया है। अब फायर हुआ है तो नेचुरल किस तरीके से छुपेगा। तो ये इसने जिस कंडीशन में ये था चलते हुए, अचानक इसने देखा एक पत्थर है, ये भाग के उस पत्थर के पीछे छुप गया। इस लड़के को हमने आगे भेज दिया। बाकी जो 5 थे उन्होंने नहीं देखा ये कहाँ छुपा था। फिर दूसरा आया, उसको थोड़ा आसपास कहीं था, फिर मैंने ताली मारी, वो एक बड़ा लकड़ी का लॉग था पेड़ गिरा हुआ, वो उसके नीचे जाके छुप गया। नेचुरल होता ना इंस्टिंक्ट। इस टाइम पे अगर हम बैठे हैं कि हम बोलेंगे कि वहां से धम से आवाज आई, तो हो सकता है मैं इस साइड में जाऊंगा, आप यहाँ बैठे हो, आप हो सकता है इस साइड आ जाओ। तो ऐसे ही दूसरा आया, वो एक लॉक के नीचे चला गया, फिर ऐसे ही उसको भी आगे कर दिया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, 5 आया, तो मैं इंडिकेशन करता रहा कि फायर हो रहा है तुम पे। ऐसा हुआ कुछ कि ये जो 5 थे, जब इनको उस पॉइंट पे पहुंचने पे मैंने फायर का इंडिकेशन दिया, तो जिस जगह पे ये छुपे उनमें 5 में से 4 एक ही जगह छुपे थे। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट थी, होता ना रिएक्शन। तो आपने पैटर्न नोट कर लिया अभी। तो पैटर्न हमने नेचुरल पैटर्न वो करा कि ह्यूमन कैसे इस टाइम पे रिएक्ट करेगा, और उसी जगह हमने सारे वेपन अपने एम करके लगा दिए। अब आए टेररिस्ट, तो 7 थे। तो जैसे ही पहला आया तो हमने पहली गोली मारी, वो तो गिर गया, लेकिन जो बाकी 6 थे उनमें से 4 उसी जगह गए और 2 अलग थे। तो वो जो 4 एक जगह थे उनको तो ऐसे शूटिंग डक होती है ना, धाड़ 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 धाड़, वैसे मारा, बाकी 2 को फिर दूसरे तरीके से मारा। उस ऑपरेशन में हमको कीर्ति चक्र मिला था, एक शौर्य चक्र था किसी को, एक को सेना मेडल था। डू यू प्रेफर टी और कॉफी? कॉफी। ट्रैकिंग और शूटिंग? शूटिंग एंड ट्रैकिंग बोथ। बोथ। आर यू अ टेक्स्ट पर्सन या फिर कॉल करते हैं आप? कॉल। वन प्लेस इन उत्तराखंड जहाँ सबको जाना एक बार जरूरी है, जाना ही चाहिए? गंगोत्री। कोई एडवेंचर स्पोर्ट ऐसा है जो आप ट्राई करना चाहते हैं, अभी तक ट्राई नहीं किया? इस उम्र में दोबारा से माउंटेनियरिंग। कोई उत्तराखंड स्टेट, हमारे स्टेट के लिए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका, तो जैसे आपके दिमाग में हो कि ये होना चाहिए? यूथ यूटिलाइजेशन इन हिमालयन बेल्ट। व्हाट इज मोर चैलेंजिंग, पॉलिटिक्स और माउंटेनियरिंग? Politics is no field at all. Mountaineering is a challenging thing. Then why do you pursue politics? ताकि और ज्यादा समाज के लिए कर सके उस फील्ड में जाकर के, उस अपॉइंटमेंट में जाकर के। But politics gives you power to improve the society and the living standards. तो चैलेंज और पावर में फर्क है। पॉलिटिक्स में पावर आती है, चैलेंज नहीं आता है। But to acquire that power, you face challenges. डिफरेंट वो डिफरेंस की अलग बात है कि एक बंडल ऑफ एनर्जी है, उसको आप सही यूटिलाइज करो तो वो कलाम साहब बनता है, और नहीं यूटिलाइज करो तो दाऊद इब्राहिम बनता है। कोई मैसेज आप जेन जी, जैसे हमारी अब बोलते हैं ना जेन जी, जनरेशन जी, उसको कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, स्पेशली यंग पीपल हु आर एक्सपायरिंग टू सर्व द नेशन? उत्तराखंड के यूथ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए खासकर कि बचपन से ही जिस प्रकार से उनके घर जिस समाज में रहते हैं, जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं,
वो ना एक यूनिक सी एक उनको लेके आती है। आज सरकारी नौकरियां मत देखो, अपनी अपनी नौकरी बनाने के तरीके, रोजगार बनाने के तरीके, उसकी तरफ ध्यान दो। अगर मिलिट्री का डिसिप्लिन पॉलिटिक्स में आ जाए तो क्या सिनेरियो होगा? आइडियल समाज बनेगा जो कि कहीं भी नहीं दिखता है। अजय कोठियाल एज अ सोल्जर और अजय कोठियाल एज अ पॉलिटिकल फिगर? Ajay Kothiyal as a soldier is always good, but Ajay Kothiyal as a soldier needs to get into politics so that many good things can be done in the future. ग्रेट। जैसा मुझे बहुत मजा आया, व्यूअर्स को भी आई थिंक वैसा बहुत मजा आया होगा आपका कॉन्वर्सेशन और स्टोरी सुन के। एंड इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर कि आपसे इतनी सारे एक्सपीरियंसेस स्टोरी सुनने को मिलती है। वेरी इंस्पायरिंग। नहीं, थैंक्स अ लॉट रादर, मेरे को यहाँ पे बुलाया और मैं भी कोशिश कर पाया कि अपनी कुछ बातें, कुछ मैसेज आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को दे पाऊँ।